को मैं दो हिस्सों के अंदर तकसीम करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने के जो असबाब हैं वो अलग हैं, और शेख मुजीबुर रहमान के मुतल्लिक़ जो सवाल है वो अलग है। ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि इनका आपस में ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है, चूली दामन का साथ है कि जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान साहब का ज़िक्र आएगा वहाँ पर बांग्लादेश का ज़िक्र आएगा। जहाँ पर आप बांग्लादेश को याद करेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान साहब भी उसी बांग्लादेश का हिस्सा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल बयान के लिए और आसानी के लिए इसको दो हिस्सों के अंदर हम तकसीम करते हैं, और दरमियान के अंदर खुद ब खुद ही आपको टूटने के असबाब भी समझ आ जाएंगे। देखिए, मेरी जो नज़र है, मैं आपको इब्तिदा के अंदर ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इल्म के हमें तीन ज़राए अता फ़रमाए। सबसे पहला ज़रिया इल्म का क्या है? हवास खमसा, जो पांच इससे अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं, ये हवास खमसा ज़ाहिरी और हवास खमसा बातनी भी हैं। और दूसरा जो ज़रिया है ये अक़ल है। अक़ल से हम इस तरह करते हैं कि मुक़द्दमात तरतीब देते हैं और नज़र व इस्तिदलाल के ज़रिए हम किसी शय का इल्म हासिल करते हैं। और तीसरा फिर ख़बर। ये तीन ज़राए हैं इल्म के, हवास खमसा, ज़ाहिरा और बातिना, और अक़ल और ख़बर। अब मेरी जो निगाह है उस निगाह के अंदर तारीख़ के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कहानियाँ थीं, जो अफसाने थे, तो उनको हक़ाइक़ का रंग दिया गया और उनको तारीख़ी हक़ाइक़ के तौर के ऊपर लोगों के सामने पेश किए गए, तलबा को पढ़ाया गया। बहुत सारी बातें तारीख़ के अंदर वो गुलूफ़ के ऊपर मबनी हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, झूठ हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कमज़ोर हैं। बहरहाल जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने आपको हमें अक़ल अता फ़रमाई है, तो हम गौर करते हैं और कराइन को देखते हैं, हालात को देखते हैं, लोगों की गवाहियों को देखते हैं, तो उसके ऊपर हम पर रखते हैं। जो कुछ हमारे हम तक खबरें पहुँचती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो फ़िल्टर होकर पहुँचती है। कोई बात हमें सच न टीवी से मालूम होती है, न अखबार से, न रेडियो से, तो वहाँ पर जितना उनको सेंसर लगा देते हैं, जो कुछ जितना वो कहते हैं, फिर उसी के मुताबिक ही हमारा इल्म में, तो इसके अंदर कमी बेशी की गुंजाइश होती है। ये नहीं कि जो उन्होंने लिखा है वो कुरान और हदीस हो गई, या मैं जो आपसे बात करता हूँ इस सियासत के बाब के अंदर या कुछ हक़ाइक़ तारीख़ी आपके सामने रखता हूँ, तो ये हरफ़ आखिर होता है, इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है। ये उसूली बात आप ज़हन के अंदर रख लें। मेरी निगाह के अंदर शेख मुजीबुर रहमान साहब एक मुहिब वतन आदमी है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखने वाला एक शख्स है। उसकी जो मोहब्बत है, जो उसकी हुब्बुल वतनी है, उसके मुतालिक मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी यानी पार्टीशन का अमल नहीं आया था, अभी तकसीम नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे तो उसके अंदर भी वो हिस्सा लेते थे, यानी मुसलमानों की मदद करते थे, उनकी खिदमत करते थे, उन तक राशन पहुँचाते थे और हिंदुओं के ख़िलाफ़ वो लड़ते थे। इसी तरह एक दफ़ा उनको जेल के अंदर जाना पड़ा, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ सोचा है, चूँकि उनका ताल्लुक़ भी बंगाल से था और हुसैन सुहरावर्दी साहब शहीद, और इसी तरीके से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनका ताल्लुक़ भी बंगाल से था। तो वो चूँकि मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके थे, बल्कि मुस्लिम लीग आपको मालूम है कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की जो बुनियाद रखी गई थी वो ढाका के अंदर ही रखी गई थी, और मुस्लिम लीग के लिए भी बड़ी खिदमत है बंगाल वालों की, और तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह बाकी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खिदमतें की हैं, और इसी तरह बंगालियों का भी हिस्सा है इसके अंदर। तो ये शामिल हो गए किसके अंदर? मुस्लिम लीग के अंदर। अब एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यह कि तहरीक पाकिस्तान, ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को, इसके अंदर एक लफ्ज़ था स्टेटस का, यानी स्टेट की बजाय स्टेटस जमा। तो इससे शेख मुजीबुर रहमान साहब ने यह मुराद ली है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे तो दो रियासतें बनेंगी, यानी रियासत पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग होगा, और बंगाल मगरबी पाकिस्तान अलग होगा, और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होगा। यह उनके जहन के अंदर ये बात थी, और इसी के लिए इब्तिदा के अंदर वो स्ट्रगल कोशिश करते रहे, और वो ये बात समझते रहे कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये आइन के अंदर है और करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक है। अब एक दफ़ा कन्वेंशन हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने, जिस वक्त वो कन्वेंशन के अंदर वो अल्फाज लिखे गए, तो स्टेटस की बजाय एस हटा दिया गया था, स्टेट। तो उन्होंने फिर उनके जो लीडरान थे, तो लीडरान की खिदमत में उन्होंने अर्ज़ की है कि ये आप पहले तो करारदाद पाकिस्तान के अंदर ये अल्फाज थे, अब ये अल्फाज हैं, ये क्या होगा? बहरहाल उनके जो लीडरान थे उन्होंने तसल्ली दी, कहने लगे आप बिल्कुल परेशान हो, बस इसी तरह होगा, अलग अलग ही हम आज़ाद होंगे, हमारी आज़ादी अलग होगी, उनकी अलग होगी, पाकिस्तान ये मशरक़ी पाकिस्तान होगा, ये मगरबी पाकिस्तान। उनको वक्ती तौर के ऊपर तसल्ली हो गई। तो अब थोड़े से अरसे के बाद 1946 के अंदर जिस वक्त इंतखाबात हुए, तो बंगाल से मुस्लिम लीग ने 113 सीटें हासिल की। ये बात आप जहन के अंदर रखें, चूँकि आगे जाके फिर 54 की इलेक्शन की जिस वक्त बात आएगी तो वहाँ पर ये मैं याद करवाऊँगा आपको। 113 सीटें किसने ली हैं? मुस्लिम लीग ने।
तो वहाँ पर हुकूमत कायम हो गई, मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई है। तो बंगाल के अंदर हुकूमत बनी है तो हुसैन सुहरावर्दी उनको बनाया गया है, सरबराह बनाया गया सूबे का। और उस वक्त जो सूबे का सरबराह होता था उसको वज़ीर आज़म कहते थे, प्राइम मिनिस्टर वही होता था, वज़ीर आज़म उसी को कहते थे। तो हुसैन सुहरावर्दी साहब पहले वज़ीर आज़म बने बंगाल के। अब इस तरह हुआ कि 46 के इंतखाबात के बाद फिर आपको पता है कि पाकिस्तान बन गया था जल्दी ही। पाकिस्तान 47 के अंदर फिर पार्टीशन का अमल वजूद के अंदर आया था। वो केबन जो मिशन प्लान था, उसके बाद वो सारी सूरत हाल आप जानते हैं जो कुछ हुआ है। उन्होंने जो थे मुखालिफ थे, कांग्रेस थे, वो कहते हम तस्लीम नहीं करेंगे। हज़रत कायद-ए-आज़म साहब कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसको तस्लीम कर लिया था। फिर वो बात की बातें बहरहाल जल्दी ही अमल वजूद के अंदर आ गया था और पाकिस्तान बन गया था। अब जब पाकिस्तान बन गया तो ज़ाहिर सी बात है कि वहदत की सूरत के अंदर ही पाकिस्तान बना है, यानी मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक वहदत की सूरत के अंदर ही। तो ये मुजीबुर रहमान साहब के जो ख्वाब थे उनके तो ख़िलाफ़ ही था। बहरहाल उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, साथ देते रहे, कहने लगे ठीक है चलो एक ही सही हम खिदमत करेंगे, करते रहे। यहाँ पर सबसे पहले जो गलती हुई है हमसे वो ये कि इस तरह हुआ है कि उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दे दिए गया है। देखें हिंदुस्तान की तारीख़ अगर आपने पढ़ी है तो वह एक कसीर और सकाफ़त मुल्क है, बहुत सारी सकाफ़तें उसके अंदर आबाद हैं। और मेरे जो महदूद सा मुताले मैं कहता हूँ कि 15 से ज़ायद ज़ुबानें वहाँ पर आज भी बोली जाती हैं। 15 से ज़ायद ज़ुबानें वहाँ पर आज भी बोली जाती हैं। तो वहाँ पर क्या कोई फ़र्क पड़ा है? तो यहाँ पर उर्दू के साथ अगर बंगाली भी कौमी ज़ुबान हो जाती तो कोई फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये बात उनको नागवार गुजरी और वो एहसास महरूमी का शिकार हुए। वो कहते हैं हमारी ज़ुबान है, ये ज़ुबान जो उर्दू है ये कल की ज़ुबान है, इसको वजूद में आए वो 200-300 साल गुजरे, हमारी हम इस तरह नहीं करते। तो एहसास महरूमी का वो शिकार हुए। बहरहाल कायद-ए-आज़म साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ढाका गए थे, आपने खिताब फरमाया था, वहाँ पर भी उन्होंने यही ऐलान किया कि उर्दू ही हमारी कौमी ज़ुबान होगी। तो वक्ती तौर के ऊपर ये बात ठंड पड़ गई है, जिसको ओस पड़ना कहते हैं ना, ठंड पड़ गई। लेकिन हज़रत कायद-ए-आज़म साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर पाकिस्तान के बाद जल्दी इंतकाल फरमा गए थे। तो कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद गालिबन 1949 के अंदर फिर वहाँ पर एक तहरीक की बुनियाद, वहाँ पर जो बंगाल के रहनुमा थे जिनमें हुसैन सुहरावर्दी भी शामिल थे, नाज़िमुद्दीन साहब भी शामिल थे, और मेरे ख्याल में जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया था मुजीबुर रहमान साहब को। एक तहरीक उन्होंने बनाई, एक पार्टी की यूँ समझे कि बुनियाद रखी है, जिसे बाद में अवामी लीग कहा जाता है। अवामी लीग उस 1950 के अंदर गालिबन उसको फिर अवामी लीग का नाम दिया गया। तो उन्होंने फिर इस तरह के बंगाल के हुकूक की जंग शुरू की है। और बाद में एक फजल हक साहब जिन्होंने करारदाद लाहौर के अंदर पेश की थी, उनका ताल्लुक भी बंगाल से था, वो भी शामिल हो गए। तो इस इत्तेहाद को उन्होंने जुक्तो फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया है और उन्होंने बंगाल के हुकूक के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। तो फिर 54 के अंदर आकर उन्होंने क्या किया, 54 के अंदर जो बंगाल की जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन थे तो वो हुए। तो उस 1954 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग को फ़कत 3% वोट मिले और 97% वोट हासिल किए अवामी लीग ने, यानी तकरीबन टोटल 9 सीटें थी जो हासिल की हैं किसने? मुस्लिम लीग ने। पहले मैं आपको बता चुका हूँ 46 के जो इलेक्शन थे 46 के, उसमें उनकी कितनी सीटें थीं? 113। कहाँ पर 113 और कहाँ पर 9 या 10 सीटें? कितना फ़र्क पड़ा है फ़कत 8 सालों के अंदर। 8 बरस ही गुजरे हैं ना, 1946 से 54 तक 8 साल ही। और इनको अवामी लीग को कितनी सीटें मिली हैं? 113। तो अब चाहिए तो ये था कि जो उनका हक बनता था, जो उनका मैंडेट था, उनको दिया जाता, उनकी हुकूमत बनने दी जाती। लेकिन जनरल गुलाम मोहम्मद साहब, उनकी जो ज़हनी कैफियत थी और जिनकी जो बदनी कैफियत थी, मैं अब उसके ऊपर क्या गुफ्तगू करूँ, उन्होंने बजाय इसके कि उनको उनका मैंडेट दिया जाता, उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। और इस वजह से वो बड़े परेशान हुए। बंगाल के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल वजूद के अंदर आया। बहरहाल फिर भी मुजीबुर रहमान साहब ने साथ इनका नहीं छोड़ा। 56 का जो आइन है, उस आइन की जो कमेटी थी, यानी दस्तूर साज जो पार्लियामेंट थी, उसके रुकन थे, बाकायदा दस्तूर साज असम्बली के रुकन थे। कौन? शेख मुजीबुर रहमान साहब। फिर इस तरह हुआ कि आन को यह हक मिल गया था कि अब बंगाली को भी कौमी ज़ुबान करार दे दिया गया था। तो ये बात थोड़ी पहले हो जाती तो क्या होता। बहरहाल 56 के आइन के अंदर भी मुजीबुर रहमान साहब शामिल थे, बनाने के अंदर उनका हाथ था। अब थोड़ा सा आगे वक्त कब वो क्या कहते हैं कि पहिया आगे गया और अयूब के इशारे पर सिकंदर मिर्ज़ा ने इस तरह किया कि 58 के अंदर फिर मार्शल लॉ लगा दिया। जब मार्शल लॉ लगा दिया तो 56 का आइन मनसूख हो गया। तो वहाँ पर एक बहुत ही बेचैनी फैल गई। ज़ाहिर सी बात है, देखें जो
आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका जो मैंडेट होता है अवाम के, फिर वो जज्बात जो होते हैं किसी शख्सियत के साथ होते हैं, उनको ज़बरदस्ती जिस वक्त दबा दिया जाता है तो फिर वो और उभरते हैं। मुजीबुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया गया। मुजीबुर रहमान गिरफ़्तार हुआ तो गालिबन 59 की बात है, 59 की, कि वो जिस वक्त जेल से रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं आज़ाद बंगाल के लिए कोशिश करूँगा। अब मैं किसके लिए? आज़ाद बंगाल के लिए कोशिश करूँगा, ये उन्होंने लफ्ज़ बोले। लेकिन इलायदगी की बात उन्होंने कभी नहीं की। 71 तक कभी भी एक दफ़ा भी उन्होंने पाकिस्तान से, मगरबी पाकिस्तान से इलादा होने की उन्होंने बात नहीं की। अल्लाह अकबर, समझ गए ना? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। इलादगी की बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि अब मैं आज़ाद बंगाल के लिए काम करूँगा। अच्छा, अब वो अपनी कोशिशें करते रहे। यहाँ पर जो हालात थे वो इसकी तारीख़ अलग है, लेकिन फिर भी वो इनके साथ ही चलते रहे, इनके साथ ही हाथ बटाते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि 1965 के अंदर जिस वक्त सदारती इलेक्शन हुए, अयूब साहब के मुकाबले में थी मोहतरमा फ़ातिमा जना। तो फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब, हज़रत फ़ातिमा जना साहब आपके साथ खड़े हो गए। तो देखें, ये भी उनकी हुब्बुल वतनी की दलील है ना, कि उन्होंने बाइकाट नहीं किया किसी किस्म का। उन्होंने कहा यही पाकिस्तान है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। और उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल किए और उन्होंने सोचा कि चलो अगर फ़ातिमा जना भी आ जाती हैं तो हमारे जो मसाइल है वो मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे जो मुतालबात हैं हम इनके पास पेश करेंगे। वहाँ पर तो मानने वाले वो नहीं हैं। और ये बात सच है कि इनके जायज़ मुतालबात भी ये लोग रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते रहे। क्या सिकंदर मिर्ज़ा और क्या अयूब और क्या दूसरे तीसरे, जनरल गुलाम मोहम्मद, ये सारे इनके। और भुट्टो साहब की मैं क्या बात करूँ, वो तो मैं उनको सिविलियन डिक्टेटर कहता होता हूँ। 10 साल तक अयूब को वो डैडी कहते रहे, 10 साल तक। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सिविलियन डिक्टेटर थे वो। ठीक है, कुछ बातें उनकी अच्छी थी। सबक के दौरान हमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपने हमें यह बताया था कि उनकी बहुत सारी बातें हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है भुट्टो साहब की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि वो जो मिर्ज़ाइयों वाला, कादियानियों वाला एक इशू था, वो चूँकि आप खुल के बात नहीं कर सकते, फिर आपको पता है सारा बैन लगा देते हैं, तो वो आप समझते हैं। तो कहते हैं हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात है, बस वो उनके जो दस्तहात थे, हो सकता है अल्लाह ताला उन्हीं की सदके उनकी बख्शिश फरमा दें। तो इसलिए हम ज़्यादा खुली खुली बातें उनके मुताल्लिक़ हम नहीं कर सकते। बहरहाल वो इक़्तिदार के भूखे थे, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो आगे 70 के इंतखाबात की जिस वक्त बात आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। बहरहाल 65 के जो इलेक्शन थे, सदारती इलेक्शन, उनमें अयूब साहब ने मोहतरमा फ़ातिमा जना को इंडियन एजेंट करार दिया है और उनको ज़बरदस्त बदतरीन धांधली से उनको हरवा दिया है। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब के लिए ये बात परेशान कुन थी कि उनकी दाल फिर भी न गली। उन्होंने फिर क्या किया कि अपने 6 नुकात पेश किए, और 6 नुकात के अंदर कोई अजीब बात भी नहीं। उन्होंने कहा ये 2 वफाक के पास वजारतें रहनी चाहिए, मरकज़ के पास, और बाकी सूबों को इख्तियारात दिए जाएँ। कोई उसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। बाशानी ने और मौलाना मौदूदी ने सबको ये कहा कि नवाबजादा नसरुल्लाह ने कि ये तो पाकिस्तान को इलादा करने वाली बात है और ये गद्दारी है और वगैरह वगैरह, इस किस्म के उन्होंने अल्फाज बोले। बहरहाल इस किस्म की कोई बात भी नहीं थी। उन्होंने 6 नुकात पेश किए, और 6 नुकात कहाँ पर पेश किए? पाकिस्तान के अंदर पेश किए। ये जो अपोजिशन की जो कमीशन होती है ना, अपोजिशन की जो ये तंजीम होती है, तो इनका एक ख़ास नाम है, अभी मेरे जहन के अंदर नहीं। उसके सामने पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर आए थे उन्होंने, मौदूदी और ये सारे मौजूद थे, नवाबजादा नसरुल्लाह इनकी मौजूदगी में। और 6 नुकात पेश करने से पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं अब भी पाकिस्तान को एक वहदत की सूरत के अंदर देखना चाहता हूँ, मेरी ये बिल्कुल ख्वाहिश भी नहीं है। तो 6 नुकात उन्होंने पेश किए। बहरहाल उनके 6 नुकात मंजूर नहीं किए गए, लेकिन फिर भी 6 नुकात उनके पेश नहीं किए गए, हालात ख़राब होते रहे। अब इस तरह की है कि यहाँ से एक साजिश हुई है हमारे मगरबी पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि ये 6 नुकात इसने पेश कर दिए, और चूँकि फ़ातिमा जना को भी हरा दिया गया था और अब उसकी मकबूलियत के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। ये भी मैं आपको कहता हूँ, चूँकि बातें मुझसे वो पीछे रह गई हैं थोड़ी सी। आप इस तरह करें ना कि अरशद सईद या इस तरह उनका कुछ नाम है, 3 प्रेसिडेंट उनकी किताब है, उसका भी आप मुताला करें। और सिद्दीकी साहब की किताब का मुताला आप करें, जनरल यहया खान का, कि जनरल यहया खान ने, ये मेजर उमर जो थे ना, इनके ज़रिए से जो मुजीबुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पर पैसे तकसीम किए गए थे। और वो पैसे खाने वालों में कौन कौन शामिल थे? पैसे खाने वालों के अंदर सबूर खान शामिल थे, मौलाना नूरुल अमीन शामिल थे, मौलाना बाशानी शामिल थे, इसी तरीके से जमात इस्लामी शामिल थी। ये इसलिए आज उनके लिए वहाँ पर जगह नहीं है। इनके पैसे दिए गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी की थी।
तो बहरहाल ये आप इन 2 कुतब का मुताला करें, फिर कोई बात अगर रह गई तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। तो इन्होंने इस तरह किया कि अगरतला साजिश का एक केस मुजीबुर रहमान के खिलाफ बना दिया। अगरतला मैं आपको बता दूं ये हिंदुस्तान का एक मकाम है, और अगरतला साजिश का लुब्बे लुबाब अगर आप मुझसे पूछो तो वो ये कि मुजीबुर रहमान साहब इंडियन फ़ौज से मिले और वहाँ से हुकूम पैसे हासिल किए, और पैसे हासिल किस लिए किए कि अब मैं बांग्लादेश को अलग करूँगा। बस ये अगरतला साजिश। बहरहाल हुकूमत अदालत के अंदर अगरतला साजिश को साबित नहीं कर सकी। अगरतला साजिश का जो केस था, इसको अगरतला साजिश को ये साबित नहीं, दावा इन्होंने किया है, लेकिन इसलिए बाइज़्ज़त तरीके से मुजीबुर रहमान रिहा हो गए थे, और जिस वक्त रिहा हो के आए हैं तो फिर उनकी मकबूलियत के अंदर और इजाफा हो गया। अगरतला साजिश से भी काम नहीं चला, हुकूमत इसको भी साबित नहीं कर सकी। फिर ऐलान हो गया जी 1970 के आम इंतखाबात का। तो भुट्टो साहब ने इस तरह किया कि इस इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया और शेख मुजीबुर रहमान ने हिस्सा लिया। कितना इन 6 नुकात की बुनियाद के ऊपर, यानी जो इस तरह ना ये जो लोग होते हैं सियासी, ये अपना जो मंशूर पेश करते हैं, तो इस मंशूर के अंदर इस तरह होता है कि इन्होंने शामिल किए, बस बेटा चलो, इन्होंने शामिल किए तो मुजीबुर रहमान साहब जो थे, मुजीबुर रहमान साहब ने चाहे मुजीबुर रहमान साहब जो थे, तो इन्होंने इन 6 नुकात की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला किया, और 6 नुकात की बुनियाद के ऊपर ये शामिल हुए। यानी इनका ये मंशूर था, इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है? इलेक्शन का रिज़ल्ट यह है कि 170 या एक कम 170 सीटें ये जीती हैं मुजीबुर रहमान साहब ने, और 85 सीटें मिली हैं पीपल्स पार्टी को। तो अब मेजॉरिटी किसकी थी? मुजीबुर रहमान साहब की मेजॉरिटी थी। तो अब क्या होता कि मुजीबुर रहमान साहब को इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाता, लेकिन भुट्टो साहब कहने लगे कि दरमियान के अंदर 1600 किलोमीटर की सरहद है, 1600 किलोमीटर का फासला है, दरमियान के अंदर हिंदुस्तान आबाद है, तो इसलिए हम तो इस तरह नहीं कर सकते कि ये मेजॉरिटी वाला उसूल यहाँ पर जारी नहीं होगा, लिहाजा इस तरह करें कि हमें यहाँ पर हुकूमत दे दें और वहाँ पर उनको हुकूमत दे दें। तो फिर उस वक्त के जो अखबारात थे, तो भुट्टो साहब के इस फैसले को उन्होंने इधर तुम और इधर हम उधर तुम के नारे से अखबारात के अंदर ये नारा लगाए, यानी जो साफ़ी थे उन्होंने ये तशरीह कर दी कि इधर हम उधर तुम, बस बात ख़त्म, सादी सी बात। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि दरमियान के अंदर 1600 किलोमीटर की सरहद होने के बावजूद उन लोगों ने कभी भी किसी किस्म का कोई भी मामला इस तरह नहीं किया, वरना काबू रखना मुश्किल होता है, लेकिन मुजीबुर रहमान उनको काबू के अंदर रखा है। मैं आपको पहले बता चुका कि 1966 के अंदर जिस वक्त उन्होंने 6 नुकात पेश किए थे, यानी फातिमा जना हार गई ना, तो फिर यही रीज़न थी, यही सबब थी, उसके बाद फिर 6 नुकात उन्हें मजबूरन पेश करने पड़े। तो यानी फातिमा जना की जो हार थी ना, तो ये सबब था 6 नुकात का। तो नहीं, कोई भी मामलात फिर भी हल नहीं हुए। उनको इतनी सीटें मिल गई हैं 170 के करीब, और इनको मिली हैं 85 के करीब सीटें इनको मिली, उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो ये ज़्यादती हुई है। तो वहाँ की जो आवाम थी उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और नफ़रत का लावा पिघलने लगा है। तो अब हालात ख़राब होते गए, उन लोगों के जो जज्बात थे उनके साथ खेला गया। अब इस तरह करते थे। यहया खान क्या करते कि यहया खान बार बार ये कहते कि मैं अभी बुलाता हूँ, असम्बली का इजलास बुलाता हूँ, फिर उसको वो क्या कहते थे कि ख़त्म कर देते थे, यानी डेट मनसूख कर देते थे। 3 मार्च की डेट दी, फिर 1 मार्च को वो ऐलान मनसूख कर दिया। फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, वहाँ पर सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी वो शुरू हो गई है। तो अब हुकूमत के लिए हालात को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहया खान को ये चाहिए था कि वो अच्छे तरीके से इस तरह करता कि असम्बली का इजलास बुलाता, और ये जो तरीक़ाकार होता है इक़्तिदार की मुंतकिली का, जिसकी अक्सरियत उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर लेता। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको कहता हूँ ना कि जो 1971 के अंदर जो मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुए, तो किसी एक को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि हम कहें कि भुट्टो साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, हम ये कहें कि यहया साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, मुजीबुर रहमान इसके ज़िम्मेदार हैं, मुक्ति बाइनी की तहरीक हिंदुस्तान इसका ज़िम्मेदार है। नहीं, इसके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ है। तो अब जिस वक्त हालात काबू से बाहर हो गए, तो ग़ालिबन 7 मार्च का दिन था कि पलटन के मैदान में 10 लाख के मजमे से मुजीबुर रहमान साहब ने ख़िताब किए,
और उसी 7 मार्च की तारीख को आज भी वहाँ पर यही लोग जो शेख मुजीबुर-रहमान साहब की अवामी लीग है वो आज़ादी का ऐलान कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात भी नहीं है। बहरहाल इतनी बात ज़रूर है कि इलेक्शन जीतने के बाद मुजीबुर-रहमान साहब का जो अंदाज़ था वो जारयाना हो गया था, इसमें कोई शक नहीं। जमात इस्लामी के भी फिर जो लोग थे तो वहाँ पर पलटन मैदान के अंदर उनके साथ भी उनकी आमतुम हुई है, और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये जो कॉम्प्रास लोग होते हैं ना तो उनको फिर मौका तो मिलता है ऐसे हालात के अंदर। वो वहाँ पर ये कहते थे ना कि देखें मगरबी पाकिस्तान की फ़ौज है, हमारा फ़ौज के अंदर भी कोई अमल दखल नहीं है, यानी फ़ौज के अंदर भी हमारा कोई कोटा नहीं है। इधर से जनरल यहया खान साहब ने 1 यूनिट का ऐलान कर दिया था, तो ये बातें ज़ाहिर सी बात है कि एहसास कमतरी तो उनके अंदर पैदा करती थी। फिर जो कॉम्प्रास लोग थे तो उन्होंने फ़ायदा उठाया, लड़ाई हुई हैं। बहरहाल मुजीबुर-रहमान साहब का अंदाज़ जारयाना था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलादगी की फिर भी आखिरी दम तक उन्होंने कोई बात नहीं की कि मैं इलादा होना चाहता हूँ। फिर इन हालात को देखते हुए जनरल यहया ने फिर ऐलान कर दिया कि चलो मैं 25 तारीख को इजलास बुलाता हूँ ढाका के अंदर। भुट्टो साहब ने यह भी कहा था कि जो ढाका के इजलास में शिरकत करेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा, यह भी तारीख के अंदर मौजूद है, मैं इसका भी जिम्मेदार हूँ। बहरहाल फिर 25 तारीख का ऐलान तो हुआ कि अब इजलास बुलाया जाएगा और इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब बात हाथों से निकल चुकी थी, बात हाथों से निकल चुकी थी। फ़ोन के ऊपर जिस वक्त जनरल साहब से इनकी बात हुई थी मुजीबुर-रहमान साहब की, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा अब भी कोई तारीख की अगर सही डेट आप मुझे देते हैं तो ये अवाम के जो जज्बात है मैं उनको काबू कर लूँगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हो सकी। बात आए दिन हालात ख़राब ही होते रहे। अब मुजीबुर-रहमान साहब का अंदाज़ और जारयाना हो गया था। वो कहते हैं 25 तारीख का जो आपने डेट दी है इजलास की, मैं इसमें शरीक तो होता हूँ, लेकिन उनकी कुछ अपनी मनमानी शराइत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मनमानी शराइत होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इलादगी की बात बिल्कुल भी नहीं की कि मैं इलादा होना चाहता हूँ, यह बात उन्होंने फिर भी नहीं की। मनमानी शराइत अब वो भी तकब्बुर के अंदर आ गए थे, और इससे पहले के जो हालात थे तो वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आखिरी दम तक उनकी कोशिश यही थी कि अच्छे तरीके से मुझे इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। गालिबन 1969 के अंदर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी ने जिस वक्त इनका इंटरव्यू किया था ना, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं यही चाहता हूँ कि 56 काइन बहाल कर दिया जाए। मुजीबुर-रहमान ने क्या जवाब दिया कि 56 काइन बहाल कर दिया जाए। उन्होंने कहा 56 काइन बहाल हो भी गया तो आप तो 6 नुकात पेश कर चुके। उन्होंने कहा कि 6 नुकात कोई कुरान या बाइबल नहीं है, इनके अंदर नज़रसानी हो सकती है। फिर देखें ना 70 के इलेक्शन के अंदर उनका हिस्सा लेना, फिर 25 तारीख के इजलास में के भी वो शरीक होने के लिए तैयार थे, तो ये इस बात की दलील है कि वो सियासत का हिस्सा ही रहना चाहते थे और कौमी इदारे के अंदर ही रहना चाहते थे। इलादगी वाली कोई बात भी नहीं थी। बहरहाल फिर इसी तरह हुआ कि हालात ख़राब होते गए, तो अब इससे पहले यानी फ़ौजी सियासी बगावत से पहले वहाँ पर फ़ौजी बगावत शुरू हो गई। जनरल ज़िया-उर-रहमान का जो किरदार है मैं अब उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और नहीं जनरल न्याज़ी के किरदार के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो भी सब कुछ मेरे इल्म के अंदर है। यहाँ पर यह बात आप याद रखें कि यहाँ पर तारीख़ के अंदर हमें पढ़ाया गया कि 90,000 हमारे फ़ौजी थे या 93,000 फ़ौजी थे। मैं कहता हूँ कि 34,000 फ़ौजी थे। 90,000 या 93,000 फ़ौजी नहीं थे, बल्कि 34,000 फ़ौजी थे। ये 34,000 फ़ौजी हमारे गिरफ़्तार हुए थे। वरना इस तरह ना कि जिस वक्त कैदियों की लिस्ट होती है, आज भी उनके पास 93,000 की लिस्ट है, तो वो बता दें कि कैदियों का तबादला होता है ना, या कैदी जिस वक्त रिहा किए जाते हैं उनकी जो लिस्टें होती हैं बनती हैं। आज भी मैं इस बात की ज़िम्मेदारी, मतलब मेरा जो मुताला मैं कहता हूँ 34,000 फ़ौजी थे। तो ये सारे हक़ाइक़ थे। हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन हिंदुस्तान की जो फ़ौजें थी ये तकरीबन 9 नवंबर के अंदर जाकर दाखिल हुई हैं बांग्लादेश के अंदर। ये जाकर नवंबर के अंदर दाखिल हुई हैं, और दिसंबर के अंदर 16 दिसंबर को फिर मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था। मुक्ति बानी की जो तहरीकें ठीक है फिर वो आई हैं, लेकिन उससे उनको मौका हमने दिया, उनके लिए ज़मीन हमने खुद हमवार की है, उनके लिए ज़मीन हमने खुद हमवार की है। देखें ना दुश्मन घर के अंदर कब घुसता है आपकी कमज़ोर, जिस वक्त आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया है। अगर हम अच्छे तरीके से जो कानून है, कानून के दायरे के अंदर रहकर हम कोशिश करते तो कभी भी ये साने हमें देखने को न मिलता। लेकिन अगर चले ही जाता, इलादा हो ही जाता किसी वजह से, तो इलादगी पुरअमन तरीके से होती। ये खूनी और ज़िल्लत आमेज़ मामलात न होते, खूनी मामलात न होते, खून न बहता। पुरअमन तरीके से जिस तरह वो पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं उनके ज़रिए से। तो इस तरह यह पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ है, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, ये वो हालात थे। उसके बाद की फिर जो बातें वो अलग है। महमूद-उर-रहमान फिर कमीशन जो बने उसकी भी हालत क्या है कि 2003 के अंदर महमूद-उर-रहमान कमीशन की कुछ रिपोर्टें, 1971 के अंदर पाकिस्तान टूट रहा है और उसके लिए कमीशन बनाया गया, महमूद-उर-रहमान कमीशन उसका नाम था। महमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्टें 2003 के अंदर कुछ ऐसे उसके शाये हुए, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। अब बताएं हमने तो वो देखे ही नहीं महमूद-उर-रहमान कमीशन।
तो इसलिए आज तक सही असबाब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि पाकिस्तान टूटने के सही असबाब क्या थे। यानी असबाब जानने के लिए ना कमीशन जो तरतीब दिया गया था ना 2003 के अंदर जाकर उसकी रिपोर्टें आ रही हैं और 71 के अंदर पाकिस्तान टूट रहा है। तो भाई सादी सी बात मैं आपको यही बता दूँ, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौम यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकसिबून। अल्लाह ताला ने इस मुआशरे के ऊपर निफाक मुनाफ़क़त तारी कर दिए कि जो वादे इन लोगों ने अल्लाह ताला से किए थे वो वादे तोड़ दिए, और वह बिमा कानू यकसिबून, और झूठ बोला है। उस वक्त रो रो के गिड़गिड़ा कर मस्जिदों के अंदर दुआएं करते रहे कि अल्लाह पाक हमें आज़ाद ख़िता अता फरमा कि हम तेरे दीन के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब अल्लाह ताला ने वो ख़िता अता फरमा दिया तो यहाँ पर मगरबी जमहूरियत का लागर आपना शुरू हो गया। वो जिस तरह मुशरिकीन के मुतालिक आता है ना कि उनकी मिसाल क्या है कि वो क्या है कि वहाँ पर आता है ना, ये दरिया के ऊपर जिस तरह वो बंदे सफ़र नहीं करते, मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह पाक डूबने लगती है किश्ती तो कहते हैं आप खुशकी के ऊपर या अल्लाह बस तू या हमारा रब आज के बाद शिरक नहीं करेंगे। और जिस वक्त उनकी कश्ती फिर चली जाती है साहिल मुराद के ऊपर, खुशकी के ऊपर पहुँच जाती है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ शरीक ठहराते हैं। तो इनमें से मुखलिस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था, ना जनरल यहया मुखलिस थे और नहीं ये दूसरे थे, क्या नाम था, भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब बैठते ना अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन मजबूत अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते। अगर पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत होती तो वो किस तरह आता है, वो हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 लड़कियाँ आई ना ख़वातीन, तो उनके 2 बेटे थे, एक जैसे होंगे तो शक्ल सूरत से, तो एक का वो कोई भेड़िया था, कोई नुकसान दे गया, वो बच्चा मर गया, तो दूसरी ने पहले को काबू कर लिया, बड़ी ने, वो कहती ये मेरा बेटा, वो कहती नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, तुम्हारा तो भेड़िया खा गया। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा भेड़िया बेटा तुम्हारा खा गया। उन्होंने कहा अच्छा चलो, हज़रत दाऊद के पास फ़ैसले के लिए गए तो हज़रत दाऊद ने बड़ी के मुतालिक ही फ़ैसला कर दिया, बेटा तो छोटी का था। तो बाहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, उस रिवायत का बुखारी मुस्लिम की उस रिवायत का और मुस्नद अहमद की उस रिवायत का खुलासा है। बाकी भी सारी तफासिर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इब्न जरीर के अंदर और इसी तरीके से तबरी के अंदर, ये क्या है इब्न कसीर के अंदर। उन्होंने इस तरह किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास छुरी ले आएँ। उन्होंने कहा छुरी को क्या करती हैं, क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा मैं 2 टुकड़े करता हूँ, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा। तो जो छोटी जिसका बेटा था ना वो क्या चीखने लगी, नहीं नहीं बेटा इसको ही दे दे, बस सलामत तो रहेगा ना, सलामत तो रहेगा, बस खैर मेरे लिए यही कहा, चलो उसी के पास रहे, मेरा बेटा ज़िंदा रहे। तो अगर पाकिस्तान के साथ इस किस्म की माँ वाली मोहब्बत होती ना इनकी, तो भुट्टो साहब कहते ठीक है यार तेरी तो मेजोरिटी है, जा मैं तुझे देता हूँ, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान न टूटे कभी भी। लेकिन उन्होंने कहा है 2 टुकड़े हमें कर दे, इधर हम मुर्दार खाएंगे उधर तुम मुर्दार खाते रहो। बाद में फिर मुजीबुर रहमान साहब को भी सुकून नसीब नहीं हुआ था, फिर 75 के अंदर उनके भी घर के अंदर घुस कर वहाँ पर बगावत शुरू हो गई थी। और उनकी 2 बेटियाँ, एक रेहाना और हसीना, रेहाना और हसीना वाजिद ये जर्मनी के अंदर थी, ये सलामत रह गई थी। फिर बाद में हसीना वाजिद जो है ये फिर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनी है, और खालिदा ज़िया और बाकी, चलो छोड़ दें बाकी फिर आगे बातें मैं क्या करूँ, बस यही सादी सी बात है। तो हाँ आखिर में ये ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो टूटने के जो असबाब थे ये मेरी तकरीर के अंदर आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, ये बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। मेरे नज़दीक ये मुहिब वतन बंदा था। बहरहाल मेरी इस गुफ्तगू से आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मुहिब वतन कहें या न कहें, गद्दार कहें, जो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल पाकिस्तान टूटने की यही असबाब थे कि दरमियान के अंदर 1600 किलोमीटर का फासला था जहाँ पर हिंदुस्तान आबाद था। डॉक्टर सरार साहब की बात है कि अगर समुद्र होता तो कोई बात नहीं, लेकिन दरमियान के अंदर हमारे दुश्मन थे, अज़ली दुश्मन थे कि जो जिस वक्त से पाकिस्तान बने उस वक्त से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से फिर उर्दू ज़ुबान उनके ऊपर ठोंसने की कोशिश की गई, फिर 1 यूनिट का क़याम, फिर इसी तरीके से फ़ौज के अंदर उनका किसी किस्म का कोटा न होना, फिर इसी तरीके से ताकत का इस्तेमाल, फिर इसी तरीके से कराची की बजाय इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा कायम करार, दारुल खिलाफा बना देना, जो किसी तौर के ऊपर भी मुनासिब नहीं था, जोग्राफियाई लिहाज से भी और बाकी मामलात से भी, दिफाई लिहाज से भी मुनासिब नहीं था इस्लामाबाद को। तो उनके अंदर एहसास कमतरी, तो फिर वो एहसास महरूमी का वो शिकार हो गए ना। वो कहते थे ना कि वहाँ पर फ़ौज सारी उनकी है, फ़ौजी एक भी हमारा नहीं है, तो सारा कोटा इतना फ़ौज है, कमाते हम में और खाते वो हैं, कमाते हम में और खाते वो हैं। तो ये 5-6 मोटी मोटी बातें हैं जो पाकिस्तान टूटने के असबाब थे। ये मेरा मुताला, मेरी अपनी वो क्या कहते हैं कि नाक़िस सी राय है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो जो आप मुनासिब आपके मुताले की रोशनी के अंदर